नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, एक स्लोगन आप सभी ने सुना होगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऐसे महान विभूति जिन्होंने ये कथन वक्तव्य कहे हैं उनका नाम है लोकमान्य तिलक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकमान्य तिलक को। तो यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत की संस्कृत गद्य भारती में हमारा 10वां चैप्टर है लोकमान्य तिलक और उनके बारे में आज संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो ये जो स्लोगन है बहुत ही प्रसिद्ध है और आज भी प्रसिद्ध है और इस स्लोगन के माध्यम से इनकी कितनी ख्याति हुई है। गीता रहस्य जैसे इन्होंने ग्रंथों की रचना करी है और भी शिवाजी महोत्सव है, गणेश महोत्सव है, इनका जो प्रचलन चलाया था महाराष्ट्र में वो इनके द्वारा ही चलाया गया था, लोकमान्य तिलक के द्वारा ही। तो आज जो गणेश महोत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, विदेशों में भी कई स्थान ऐसे जहां पर गणेश महोत्सव मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के दिन, तो ये भी सारा श्रेय किसको जाता है? लोकमान्य तिलक को ही जाता है। तो पढ़ते आज हम हमारे ऐसे समाज सुधारक राजनेता लोकमान्य तिलक जी के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 1। आज देखिए क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर लेंगे जिसका अनुवाद कर लेंगे, क्योंकि सारा एक साथ करेंगे तो सारा हौच पौच हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पाठ दशम। कौन सा पाठ है ये? दशम पाठ है और जिसका नाम क्या है? लोकमान्य तिलक। तो देखिए इस तरह से आपको सबसे पहले आपकी बुक में एक ऐसा पैराग्राफ दिखा हुआ है जो हिंदी में लिखा गया है और हिंदी के इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। इसको ही नहीं पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इस पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ये लोकमान्य गंगाधर तिलक के बारे में बताया गया है। तो देखते क्या है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब यहाँ आ गया है वही स्लोगन, देखिए सबसे पहली लाइन वही है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। क्या वास्तव में स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बिल्कुल। एक मानव होने के नाते सृष्टि में स्वतंत्र सांस लेने का, स्वतंत्र जीवन यापन करने का, आज़ादी के साथ हमें अपने सारे कार्य करने का अधिकार है या नहीं है? तो फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें परतंत्र बना दिया था, गुलाम बना दिया था और हमारे देशवासियों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी? और ऐसे में जब ये जो उनकी जड़ें है, जो गुलाम बना रहे थे, जो बाहर के विदेशी आक्रांता लोग आए थे, उन्होंने उनकी जड़ें जो हमारी धरती पर जमा ली थी उसको उखाड़ने के लिए ऐसे समाज सुधारक और ऐसे राजनेता जब आए तो उन्होंने अपना भरसक प्रयास करा, अपना संपूर्ण प्रयास कर दिया, अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। ऐसे समाज सुधारकों में जिसके अंतर्गत उन्होंने केवल आज़ादी के लिए नहीं लड़े, वे सामाजिक कुरीतियों से भी लड़े हैं। उन्होंने देखा है कि आज़ादी तो हमें बाद में चाहिए, विदेशी जितने भी लोग हैं उनसे आज़ादी केवल किसी विदेशी लोगों का बाहर चले जाना या हमें फ्री कर देना आज़ादी नहीं है, हमें आज़ाद कर देना आज़ादी नहीं है। आज़ादी मानसिक सोच है और इस मानसिक सोच के साथ भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए कई समाज सुधारक आए थे। उन समाज सुधारकों में कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और लोकमान्य तिलक और भी कई थे। उनमें से इनका जो लोकमान्य तिलक का नाम है ये भी बहुत उल्लेखनीय रूप से, अग्रगण्य रूप से लिया जाता है। तो क्या कहा है उन्होंने? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाता है। इस नारे का सर्वप्रथम उद्घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक का नाम देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले भारत के महापुरुषों में अग्रगण्य है। अग्रगण्य यानी कि महापुरुषों में आगे लिया जाता है। इनका जन्म संवत 1913 विक्रमी संवत। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है 1913 विक्रमी संवत आ गया। कौन सा है? 1913 विक्रमी संवत। अब हम यहाँ पर ईसवी संवत की बात करते हैं तो ईसवी संवत में हमें क्या करना है? जो 57 वर्ष है हमें क्या करना है कि 57 में इसको माइनस कर देना है। 57 इसमें से माइनस कर देना है तो हमारा आ जाएगा 1856 ईस्वी। क्या आ जाएगा? 1856 ईस्वी में इनका जन्म और देहावसान 1977, उनमें फिर 57 माइनस कर देना है तो 1930 ईस्वी में। तो विक्रमी संवत तो क्योंकि
पहले जो समाज सुधारक थे उनका, या समाज सुधारक ही नहीं, कई ऐसे राजनेता थे या कई ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म और मृत्यु विक्रमी संवत से लिखी गई है, ठीक है। और क्योंकि हमारे देश में जो चलती थी वो विक्रमी संवत ही चलता था, तो इनका नाम भी, इनका जन्म भी विक्रमी संवत में ही है। 1913 विक्रमी संवत में इनका जन्म हुआ था और 1977 विक्रमी संवत में इनका देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। और ईस्वी की बात करते हैं तो 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1930 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए ये कई बार जेल गए। जेल में इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या की, जो गीता रहस्य के नाम से सुविख्यात है, कि श्रीमद् भागवत की गीता रहस्य के नाम से उन्होंने एक ग्रंथ लिख डाला। इनके द्वारा आरंभ किया गया गणेश उत्सव महाराष्ट्र में अब भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब ये जो लोकमान्य है ना बच्चों, ये उनको उपाधि दी गई थी। उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, लेकिन लोकमान्य उनको उपाधि दी गई थी, इसलिए इनको लोकमान्य तिलक भी कहते थे। ये है लोकमान्य तिलक, देखिए ये है इनकी तस्वीर। और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं, तेज हैं, इनके मुख पर तेज प्रकट हो रहा है कि क्या क्या कार्य किए हैं उन्होंने। धार्मिक प्रवृत्ति के नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल। शुरू करते हैं। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य प्रमुख सेनानीष्व न मन्यत आसीत्। बालः इति वास्तविकं तस्य अभिधानं पितुरभिधानं गंगाधर इति वंशश्च तिलक एवंच बाल गंगाधर तिलक इति संपूर्ण अभिधानं, किंतु लोकमान्य विरोधेनासो विशेषण प्रसिद्धः। अध्यप्यस्य जन्म नाम केशवराव आसीत्, तथापि लोकस्थं बलवंत राव इत्यभिधया एव ज्ञातवान्। एष महापुरुष त्रयोदशाधिक-नवदशशततमे विक्रमाब्दे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठ्यां तिथौ सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नगिरी मंडलना अंतर्गत चिरवल संज्ञके नामे जन्म लेभे। चित्पावनः दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुलो उत्पन्नस्य पितुर्नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्यासीत्। सः कुशलो अध्यापक आसीत्। गंगाधर स्वपुत्रं तिलकं बाल्ये एव गणितं, मराठी भाषा, संस्कृत च पाठयत। अस्य जननी श्रीमती पार्वतीबाई परम सुशीला, पतिव्रत धर्मपरायणा, ईश्वर भक्ता, सूर्योपासनायाञ्च रता बभूव। ये नाम तेजस्त्री बभूव इति जनाश्च वदन्। अस्य कार्यक्षेत्रं महाराष्ट्र प्रदेशं विशेषण आसीत्। स महाराष्ट्र उग्रराष्ट्रतया जन्मदाता वर्तते स्म। तिलको महाराष्ट्र नवयुवकेषु देशभक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्यागस्य भावनां जनयितुं देशहिताय अनेकानि कार्याणि सम्पादितवान्। तस्य स्वभावः धीरः, गम्भीरः, निर्भयाश्च आसीत्। तस्य जीवने विरम आठानां प्रभावः पूर्णरूपेण भवत। अस्य बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः। यदा सः 10 वर्षीय अभूत तदा तस्य जननी परलोकं गता। 16 वर्षदेशयो यदा 10म्या कक्षाया अधीते स्म तदा पितृहीनो जातोऽयं शिशु एवं नाना बाधा बाधितो अपि सो अध्ययनं न त्यज। विपद आयु कदापि तस्य धैर्य चालितं न शशाक। अस्मिन्ने वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्ण। इत्यमस्य जीवनं प्रारंभादेव संघर्षम् अभवत्। बाल्यकालादेव पठने कुशाग्र बुद्धि, स्वकक्षायां च सर्वतो अग्रणी आसीत्। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम्। छात्रावस्थायां यदा अध्यापक गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुम् आदिशति तदा स कथयति स्म, किं पट्टिकाया लेखनेन
मुखेनैवोत्तरो वदिष्यामि स गणितस्य कठिन प्रश्नानां मौखिक एव उत्तरं वदत। परीक्षायां पूर्व क्लिष्ट प्रश्नानां समाधानम् अकरोत्। 10वें वर्षेभ्यः शिशु संस्कृत भाषायां नूतन श्लोक निर्माण शक्तिं प्रादर्शयत्। आगे देखिए बच्चों, महाविद्यालय प्रवेश समय स नितरां कृशगात्र आसीत् दुर्बल शरीरेण स्वबलं वर्धयितुं नदी तरण नौका चालनीदादि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रं सुदृढ़ संपादितवान्। सहजेव चास्य महाप्रणता आविर्बभूत तत आजीवनं निरोगतया निरंतर आनंद भजत। विंशति तमे वर्षे BA ततश्च राजकीय वर्षत्रयानन्तरं LLB इत्युभे परीक्षे स बहुमानं समुत्तीर्य देशसेवा अनुरागवशात् सेवानिवृत्ति अधिवक्तु वृत्तिञ्च विहाय लोकसेवाकार्ये संलग्नो अभवत्। भारतभूमे पीडितानां भारतीयानांच कृतेयं स्वजीवनमेव सम्पर्यत। पीडितानां करुणावरणं श्रुत्वा सः नग्नपादाभ्यामेवाधावत्। ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति पठनादारभ्य जीवन स स्वधियं सर्वतत्त्ववदतो दिधते प्रियया वा कयापि घटनया सह स्वमार्गच्युतो न बभूव। संपत्तो च विपत्तो च महतामेकरूपता इति तस्य आदर्शो। सो अस्मान् स्वतन्त्रताया पाठं पाठयत। स्वराज्य अस्माकं जन्मसिद्धो अधिकार इति घोषणाम् अकरोत्। स्वराज्य प्राप्त्यर्थं घोरमसो क्लेशं सहत। लोकमान्य राजनीतिक जागृतेर उत्थानार्थ देशभक्ते सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषायां च मराठ साप्ताहिक द्वयपत्रयं प्रकाशयामास। तेन स्वप्रकाशित पत्रद्वय द्वारा आंग्ल शासनस्य सत्यालोचनं, राष्ट्रीय शिक्षणं, विदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः, स्वदेशी वस्तूनां उपयोगश्च प्रचालितः। स्वराज्य अस्माकं जन्मसिद्धो अधिकार इति सिद्धान्तश्च प्रचारमास। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः सम्पादने संचालने चायं यानि दुःखानि सहते स्म तेषां वर्णनं दुष्करं। शासनस्य तीव्र आलोचनेन पुनरव शासके दण्डयत स्म। कदापि कथमपि लोभेन भयेन मदेन मात्सर्येण वा सत्पक्षस्यानुसरणं न त्यजत। एवं शासके कृतानि स बहुनि कष्टानि असहत। केसरी पत्रस्य तीक्ष्ण लेखे कुपिता शासका तिलकम 18 मासिकेन सश्रम कारावासस्य दण्डयन्। अस्य दण्डस्य विरोधाय भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु सभा सञ्जाता। देशस्य सम्मान्य पुरुषे लोकमान्यस्य मुक्तये बहूनि प्रार्थनापत्राणि प्रेषितानि। अयं सर्वप्रयासः विफलो जातः। शासकः पुनश्च ख्रीष्टाब्दे 1908 ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदयं राजद्रोहस्य अपराधे दण्डितं कृतवान्। 6 वर्षेभ्यः दण्डितः स द्वीपनिर्वासनदण्ड वर्मादेशस्य मण्डले कारागारे कठोर कष्टानि सोवा न्यायाय पथो न विचचाल। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्वप्रसिद्धं गीतारहस्यं नाम गीताया कर्मयोग प्रतिपादकं नवीनं भाष्य रचितम्। कर्मसु कौशलमेव कर्मयोग्य गीता तथैव कर्मयोग पादयति। अतः सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युः इति तेन उपदिष्टम्। कारागारात् विमुक्तोऽयं देशवासिभिः अभिनन्दितः। तदनन्तरं सः होम रूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान्। इत्थं पुनः स देशसेवायां संलग्नो अभूत्। गीतारहस्यं वेदकालनिर्णय आर्याणां मूलवास स्थानम् इत्यादीनि पुस्तकानि तस्य अध्ययनस्य गांभीर्य प्रतिपादयन्ति। आगे देखिए, देशोद्धार का अग्रणी स्वराष्ट्रयानि कानं क्लेशान् सहमान्
लोकमान्य सप्त अधिक नवदशतमे विक्रमाब्दे चतुष्टि वर्षावस्थायाम् अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके नश्वरं शरीरं परित्यज्य दिवंगतः एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्भय तपस्वी कल्पो महापुरुषो लोकमान्य तिलको भारत देशस्य उद्धारणाय यद् करोत् तत्तु व्रतं स्वर्ण अक्षर लिखितम् भारत स्वातंत्र्य इतिहासे सदैव प्रकाशिते दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशान सुखवर्धनाय परावबोधाय वंचसी यस्य वंधस्त्रिलोकी तिलक स एव। यह है श्लोक। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे थोड़े थोड़े पैराग्राफ का अनुवाद, ठीक है। तो अनुवाद से पहले हम यहाँ सबसे पहले हमारा जो भी पैराग्राफ हम जिसका अनुवाद करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। हिंदी का जो पैराग्राफ है उसको आपने देख लिया है कि लोकमान्य तिलक कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, उनके पिता का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कि लोकमान्य, यहाँ से मैं अनुवाद लिख लेती हूँ ताकि आप सबको पता चले कि कौन से स्लाइड से आपको अनुवाद देखना है। कि लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी का मतलब होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। भारतीय स्वतंत्रता युद्धस्य प्रमुख सेनानीष्वन्यतमे आसीत्। बाल इति वास्तविकं तस्य विधानं पितुर्विधानं गंगाधर इति वंशश्च तिलकः एवं च बाल गंगाधर तिलक इति संपूर्ण अभिधानम किंतु लोकमान्य विरोधो मास विशेषण प्रसिद्ध। तो देखिए क्या कहा है कि लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम से मनीषी विद्वान भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के प्रमुख सेनानी के रूप में आसित यानी कि माने जाते थे। कौन माने जाते हैं? यहाँ पर बताया है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम से एक विद्वान जो भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के प्रमुख सेनानी माने जाते हैं, सेनानियों में गिने जाते हैं। और बाल इति वास्तविकम तस्य अभिधानम, कि बाल ही उनका वास्तविक नाम था। क्या नाम था उनका? वास्तविक नाम क्या था? बाल। लोग उनको बाल कहकर पुकारते थे। पितुर अभिधानम, के पिता ने उनका नाम बाल रखा था। और जो पिता का नाम था वो क्या था उनका? गंगाधर। के पिता का नाम क्या था? गंगाधर। इति वंशस्थ तिलक, और वंश का नाम क्या था? तिलक। कि बाल गंगाधर यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो नाम पड़ा है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें बाल उनका वास्तविक नाम है, गंगाधर उनके पिता का नाम है और तिलक उनके वंश का नाम है। एवं च इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक इति संपूर्ण अभिधानम, इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक उनका पूर्ण नाम बना है। किंतु लोकमान्य विरुद्धो नासो विशेषण प्रसिद्ध, लेकिन लोकमान्य नाम से ही, विशेषण से ही, इस विशेषता के कारण से ही ये पूरे संसार में ये जाने जाते हैं। अद्वैतस्य जन्म नाम, लेकिन इनका जो जन्म नाम था वो क्या था? केशव राय। क्या नाम था? केशव राव उनका जन्म था। तथापि फिर भी लोगों के द्वारा बलवंत राव इत्यभिधाय एव ज्ञातवान, एव यानी ही, कि बलवंत, लोगों के द्वारा बलवंत राव नाम से ही उनको पुकारते थे। लोग उनको क्या कहते थे? बलवंत राय। और धीरे धीरे ये बलवंत राय क्या बन गए? बाल। और गंगाधर इनके पिता का नाम और तिलक उनके वंश का नाम, तो क्या बन गया? बाल गंगाधर तिलक। और उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? केशव राव। तो आपको ध्यान रखना है, MCQ बन सकते हैं हमारे, कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का वास्तविक नाम क्या था, लोगों में प्रसिद्ध कौन सा नाम था? बलवंत राव। तो वास्तविक नाम तो था उनका केशव राय और लोगों द्वारा जो बोला जाता था वो क्या था? बलवंत राय। और उनका जो नाम बना है वो क्या बना है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक में बाल उनका नाम है, गंगाधर पिता है और तिलक उनका सरनेम है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया है शब्दार्थ। देखिए, मनीषी यानी विद्वान, अन्यतम यानी अद्वितीय। आगे देखिए बच्चों, अब करते हैं हम इसका अनुवाद। तो अनुवाद से पहले आपको संदर्भ करना है और ये संदर्भ आपका सभी में चलेगा, सभी में,
ठीक है, यहाँ पर आपका जो संदर्भ है वो सभी गद्यांशों में, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सभी गद्यांशों में यही संदर्भ आएगा। ठीक है, यही संदर्भ, कौन सा संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत गद्य भारती में संकलित, क्या संस्कृत गद्य भारती में संकलित लोकमान्य तिलक पाठ से उद्धृत है। यह लाइन सब में आएगी, चाहे आपका कहीं से भी ट्रांसलेशन आ जाए, अनुवाद आ जाए, आपको यह लाइन लिखनी है। तो ये संदर्भ एक ही रहेगा पूरे चैप्टर में। अब आते हैं हम यहाँ पर प्रसंग की तरफ। तो प्रसंग देखिए क्या है कि प्रस्तुत गद्यावतरण में तिलक के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम पड़ने का कारण बताया है कि जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है उनका जो इतना बड़ा नाम है उसका क्या कारण है, किस किस के कारण उनका नाम पड़ा है। तो बाल उनका नाम है, गंगाधर उनके पिता है, तिलक उनका सरनेम है और उनका वास्तविक नाम था क्या था, केशव राव, और लोगों द्वारा क्या कहा गया था उनको, बलवंत राय। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब करते हैं हम इसका अनुवाद। तो अनुवाद इस प्रकार है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम के विद्वान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में से एक है और उनका बाल वास्तविक नाम था, पिता का नाम गंगाधर और वंश तिलक था। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक यह पूरा नाम था, किंतु लोकमान्य के यश से ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कौन सा, लोकमान्य के, किंतु लोकमान्य के यश से ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यद्यपि इनका जन्म का नाम केशव राव, तथापि लोग उन्हें बलवंत राव इस नाम से भी जानते थे। तो ये हुआ हमारा पहला गद्यांश। हम यहाँ पर इसको पहले गद्यांश के रूप में लिख लेते हैं। ये हमारा नंबर 1 का गद्यांश हुआ। ठीक है, अब चलते बच्चों हमारा सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर लगा देते हैं और इसको देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो सेकंड पैराग्राफ देखने के पहले हम यहाँ पर थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं जो नीचे दिए गए। देख लीजिए, ये शब्दार्थ दिए गए, पहले इसको देख लेते हैं कि त्रयोदश, त्रयोदश कितना होता है, 13, धिक अधिक, नवदश, नवदश कितने होते हैं, 19, शततमे, तो ये हो गया 1913। ठीक है, क्या है, 1913, 1913 में ये हो गया। और ये क्या है, विक्रमी संवत है। क्या है ये, विक्रमी संवत। संज्ञा के नामे, यानी कि नाम वाले गांव में, संज्ञा के, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, नाम वाला, क्या होता है, नाम वाला। ग्रामे, गांव में, ग्रामे क्या है यहाँ पे, सप्तमी विभक्ति, गांव में। ठीक है, नाम वाले गांव में। चित्त पावन, परम पवित्र, चित्त पावन क्या हो गया, परम पवित्र। संस्कृतांच पाठयत, और संस्कृत पढ़ाई, क्या, संस्कृत, संस्कृत हो गया, संस्कृत यहाँ पर च लग गया है और इसका मतलब होता है और पाठयत यानी कि पढ़ाई। तो संस्कृत और संस्कृत पढ़ाई, संस्कृतयांच पाठयत। ठीक है, सूर्योपासनायांच, और सूर्य की, च आ गया यहाँ पर, च यानी और ये जो और है ना ये अंत में लगता है, च हमेशा अंत में लगता है और बीच में लगता है, कि सूर्य यानी कि और सूर्य की उपासना में, और सूर्य की उपासना में, जनयूतम उत्पन्न करने के लिए, जनयूतम, जनयुतुम, तो तुम में क्या लग गया है यहाँ पर, तुमुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लग गया है, तुमुन प्रत्यय, और इसका मतलब होता है के लिए। तुमुन प्रत्यय का मतलब क्या होता है, के लिए। तो जनयितुम उत्पन्न करने के लिए, संपादितवान यानी किए, यानी कार्य किए, निर्भयश्च आसित, च आ गया आसित, और निर्भय था, और निर्भय था, च यानी और, निर्भय, आसित यानी था, और निर्भय था, निर्भय यानी जो डरता नहीं है उसे निर्भय कहते हैं। अब यहाँ पर शब्दार्थ हो गए हमारे, शब्दार्थ कर लेते हैं ना बच्चों थोड़ा सा, तो आपका जो ये पैराग्राफ है ये इतना इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि शब्दार्थ आ गए हैं, शब्द के अर्थ हमें समझ में आ गए हैं, तो हम इसे फिर फ्लो में पढ़ लेते हैं कि ऐसा यह, कि यह महापुरुष, कौन से महापुरुष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो यह महापुरुष स्वतंत्रयो, नहीं, यह महापुरुष त्रयोदश, त्रयोदश क्या हो गया, 13, अधिक,
अधिक, नवदश तो अधिक है तो आपको यहाँ लगाना है, कम है तो आपको इधर लगाना है, अधिक है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लगाना है। तो 1900 शततमे यानी कि 100, 1913 विक्रमी संमत है ये। क्या है? विक्रमी संमत। विक्रमाब्दे, ख्रिस्टाब्दे आ जाता तो ईस्वी आ जाता, ये विक्रमाब्दे है यानी विक्रमी संमत। आषाढ़ मासे, आषाढ़ का महीना होता है। आषाढ़ का महीना कौन सा आता है? आपको पता है कौन सा महीना होता है? श्रावण के बाद कौन सा महीना होता है? श्रावण, भाद्रपद, आषाढ़। तो श्रावण, भाद्रपद, आश्वन, आषाढ़ आता है और ये वर्षा के दिनों महीने होते हैं। ठीक है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष यानी कि जब अंधेरी रातें होती है उनको बोलते हैं कृष्ण पक्ष में। षष्ठया तिथो, तिथो, तिथि यानी कि ये हो गया हमारा तिथि, और तिथि यानी दिनांक, हिंदी महीनों की दिनांक है। क्या कह रहे हैं? छठ को, क्या बोले हैं यहाँ? छठी को बोल सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की छठी को सोमवासरे, सोमवार में महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नागिरी मंडल अंतर्गत, मंडल क्या हो जाएगा यहाँ पर? गांव बोल सकते हैं कि रत्नागिरी गांव के अंतर्गत चीरवल संज्ञा के, रत्नागिरी एक मंडल है, उस मंडल में, मंडल ही कहेंगे, रत्नागिरी जो मंडल है उस मंडल के चीरवल संज्ञा के, चीरवल नाम के गांव में जन्म लेबे हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? देखिए यह जो महापुरुष है उन्होंने 1913 विक्रमी संवत में आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की छठी तिथि सोमवार को महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नागिरी मंडल के अंतर्गत चिरवल नामक गांव में जन्म लिया था। किन्होंने? इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। चित पावन, चित पावन का मतलब क्या होता है? परम पवित्र, परम पवित्र। दक्षिणात्य ब्राह्मण कुलो उत्पन्नस्य, ये जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, ये चित पावन या परम पवित्र दक्षिणात्य, दक्षिण के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। पितुर नाम, उनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्यासित। उनके पिता का नाम क्या था? रामचंद्र गंगाधर राव ऐसा था। ठीक है, ये था हमारा क्या? अनुवाद। अब हम करते हैं यहाँ पर प्रसंग के साथ अनुवाद। प्रसंग क्या है हमारा? देखिए बच्चों, जहाँ जहाँ प्रसंग नहीं है वहाँ उससे पहले वाले गद्यांश का आपको प्रसंग लिखना है। तो पूर्ववत लिखना है, पहले वाले, जस्ट पहले वाले। कि प्रस्तुत गद्यांश में तिलक जी के जन्म, माता पिता का नाम एवं उनके स्वभाव का, उन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। अनुवाद देखिए कि इस महापुरुष ने 1913 विक्रमी संवत में आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नागिरी जिले के अंतर्गत चिरबल नामक गांव में जन्म लिया था। हृदय को पवित्र करने वाले दक्षिणात्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पिताजी का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। तो यह है उसका अनुवाद। अब चलते बच्चों हमारा नंबर 3 का पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ हमारे हो चुके हैं, अब आते हैं नंबर 3 का पैराग्राफ। 3 का पैराग्राफ क्या है? सह किसके लिए आया यहाँ पर? कि रामचंद्र गंगाधर तिलक के लिए, रामचंद्र राव गंगाधर तिलक के लिए। कौन है ये? बाल गंगाधर तिलक के पिता जो है उनके बारे में बता रहे हैं, उनके पिता के बारे में। स कौन है? यहाँ पर पिता है कि स कुशलो अध्यापक, वह एक कुशल अध्यापक आसित यानी थे, वे एक कुशल अध्यापक थे। गंगाधर स्वपुत्रम तिलकम बाल्य एवं गणितम मराठी भाषा संस्कृत च पाठयत, यानी कि गंगाधर ने अपने पुत्र तिलक को बाल्यकाल में ही, बचपन में ही गणित और मराठी भाषा और संस्कृत पढ़ाई। अस्य इनकी जननी यानी माता, इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई परम सुशीला पतिव्रत धर्मपरायण, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, क्या बोलते हैं? पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, पतिव्रत धर्म परायणा किसे बोलते हैं? पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। ईश्वर भक्ता, ईश्वर की भक्त। सूर्य उपासनांच रता, सूर्य की उपासना में रत यानी निरत यानी लगी हुई, रत का मतलब होगा लगी हुई। ठीक है, बभूव थी,
येनायम बालस तेजस्वी, इनके जो बच्चे थे वो तेजस्वी बभूव इति जनानांश वदत। जनानांश वदत का मतलब होता है और लोगों के द्वारा ये कहा गया है। क्या कहा गया है कि ये बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी थे। कौन थे? लोकमान्य तिलक। आगे चलते हैं बच्चों, इसका अनुवाद से पहले मैं यहाँ लिखूंगी प्रसंग, और प्रसंग आपका पहले वाला होगा, इससे जस्ट पूर्व वाला। पूर्ववत में लिखूंगी, पूर्ववत का मतलब आपको पहले वाला प्रसंग इसमें लिखना है कि वे कुशल अध्यापक थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक के पिताजी। गंगाधर ने अपने पुत्र तिलक को बचपन में ही गणित, मराठी भाषा और संस्कृत भाषा पढ़ाई। इनकी माता श्रीमती पार्वतीबाई अत्यंत सुशीला, पतिव्रता धर्म में परायणा, ईश्वर भक्तिनी और सूर्य उपासना में लगी रहती थी। इसी से यह बालक तेजस्वी हुआ। ऐसा लोग कहते हैं कि इनकी जो माता है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वे पतिव्रत धर्म परायण थी, ईश्वर भक्ति में लगी रहती थी, सूर्य की उपासना में लगी रहती थी, इसलिए इनकी जो पुत्र की जो बुद्धि है वो भी बहुत तेजस्वी हो गई, ऐसा लोग कहते हैं। आगे देखिए, अब आता है हमारा यहाँ पर चौथा पैराग्राफ कि अस्य कार्य क्षेत्रम, इनका कार्य, अस्य यानी कि इनका, ये षष्ठी आ गई है, इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश विशेषण आसीत्, सह महाराष्ट्र से उग्र राष्ट्रीयताया जन्मदाता वर्तते स्म। किनका? यहाँ किसके लिए बात कही गई है? लोकमान्य तिलक के लिए कि इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश था विशेष रूप से, कि विशेष रूप से इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र प्रदेश, कि महाराष्ट्र में ये इनका सारा काम वहीं हुआ था। सह महाराष्ट्र उग्र राष्ट्रीयता, यानी कि वे महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता को उग्र करने के जन्मदाता कहे जाते हैं। कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आज़ादी के लिए किसी ने अलग जगाई थी या आज़ादी के लिए किसी ने लोगों के मन के अंदर भाव जगाए थे, तो वो किनको, इनका जो श्रेय है वो किनको जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो क्या कहा है कि स महाराष्ट्र उग्र राष्ट्रीयताया जन्मदाता वर्तते स्म, कि वे महाराष्ट्र की उग्र राष्ट्रीयता को उग्र करने के जन्मदाता थे। तिलको महाराष्ट्र नवयुवकेषु देशभक्ति, आत्म बलिदान, आत्मत्यागस्य भावनानां जनयुतम देशहितायन कानि कार्याणि संपादितवान्। अब देखिए क्या करे, तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के नवयुवकों में, यानी कि तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के नवयुवकों को देशभक्ति, आत्म बलिदान के, यानी कि जो भी जितने नवयुवक थे, नौजवान लोग थे, उनके अंदर देशभक्ति और आत्म बलिदान और त्याग की भावना को जागृत किया। तिलक महोदय ने क्या करा कि महाराष्ट्र के जितने भी नवयुवक या युवा व्यक्ति थे, जो भी युवा जन थे, जो भी नौजवान थे, उन नौजवानों को एकत्रित किया और उनके अंदर देशभक्ति, आत्म बलिदान और आत्म त्याग की भावना जनयुतम का मतलब होता है उत्पन्न करने के लिए, जनयुतम तुम का मतलब होता है यहाँ पर तुमुन प्रत्यय, और तुमुन प्रत्यय क्या होता है? के लिए, के उत्पन्न करने के लिए, देश हिताय कानी, देश हित में, अनेक कार्यों को संपादित किया, यानी कि अनेक कार्यों को किया। कि तिलक महोदय ने क्या करा? महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति, यहाँ आ जाएगा यह नवयुवकों में, ये बहुवचन सप्तमी आ गई है, नवयुवकों में देशभक्ति, आत्म बलिदान और आत्मत्याग की भावना को उत्पन्न करने के लिए और देश हित में, यानी कि देश की भलाई के लिए, देश के लाभ में अनेक कार्यों को किया। तस्य उनका स्वभाव, तस्य का मतलब हो जाएगा उनका स्वभाव धीर, गंभीर, निर्भय च आसीत। उनका स्वभाव कैसा था? धीर था, यानी कि मतलब धीरज रखते थे, गंभीर स्वभाव था और निर्भय स्वभाव था। कैसा था? निर्भय, च यानी और निर्भय स्वभाव था। तस्य उनके जीवन में, यहाँ क्या आएगा? जीवन में, उनके जीवन में वीर मराठा नाम प्रभाव पूर्ण रूपेण अभवत। उनके जीवन में वीर मराठों का, यहाँ आ जाएगा वीर मराठों का
वीर मराठों का। वीर मराठे कौन होते थे कि जो मराठा लोग थे। मराठा लोग कौन थे यहाँ पर? शिवाजी का जो शासन है वो भी मराठों का था, और मराठा शासन है उनका जो पूरा राज्य या शासन कहा जाता था क्या? मराठा साम्राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मराठा साम्राज्य। और इसी मराठा साम्राज्य के जो अग्रदूत हुआ करते थे वो कौन थे? वीर मराठा। तो वीर मराठों का जो प्रभाव है उनके जीवन में पूर्ण रूप से दिखाई देता था। पूर्ण रूप से उनका प्रभाव, वीर मराठों का प्रभाव उनके जीवन में पूर्ण रूप से दिखाई देता था कि मराठा साम्राज्य कैसा था? वीर था, निर्भय था, धीर था, गंभीर था। तो ऐसा ही प्रभाव है उनमें, उनके अंदर भी दिखाई देता था। तो हो गया यहाँ पर। अब करते हैं इसका अनुवाद, और अनुवाद से पहले यहाँ आएगा हमारा प्रसंग, और प्रसंग आएगा हमारा यहाँ पर पूर्व पद। ठीक है, अनुवाद है कि इनका कार्य क्षेत्र विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रदेश था, और वे महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता थे। तिलक ने महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति, आत्म बलिदान, आत्मत्याग की भावना उत्पन्न करने के लिए देश हित के अनेक कार्य किए। उनका स्वभाव धीर, गंभीर, निडर था। उनके जीवन पर पूर्ण रूप से वीर मराठों का प्रभाव था। तो ये अब तक हमारे 4 पैराग्राफ हो चुके हैं। अब आते बच्चों हमारा यहाँ पर 5वां पैराग्राफ। ठीक है, तो 5वां पैराग्राफ क्या है कि अस्य बाल्यकालो तिलक अति कष्टेन, बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः। अस्य यानी कि इनका बाल्यकाल, बचपन, बाल्यकाल किसे बोलते हैं? बचपन। अति यानी कि बहुत ज्यादा, कष्टेन यानी कि कष्ट में, व्यतीत यानी कि बीता। इनका जो बचपन है बहुत ही कष्ट में बीता। कैसे बीता? कि यदा यानी जब, स वह 10 वर्ष देश अभूतः, कि जब वे 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे। तदा तब तस्य उनकी जननी माता परलोकम गता, परलोक सिधार गई। गता का मतलब सिधार गई। उनकी माता जब वे 10 वर्ष की अवस्था के थे, बचपन उनका बहुत, जब माता पिता नहीं रहते बच्चे तो कितना भी अपने आपके पास धन संपत्ति हो, आपका जीवन कष्ट में ही बीतेगा, क्योंकि बचपन में छोटी अवस्था में आप क्या समझेंगे कि धन का कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर वह ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके जो माता है, इनकी जो मम्मी थी, वह 10 वर्ष की अवस्था के जब लोकमान्य तिलक थे तभी वो उनको छोड़कर चली गई थी। 16 वर्ष देशियो, जब वे 16 वर्ष के हुए, देखिए 10 वर्ष में तो माता चली गई, और जब वे 16 वर्ष देशियो यदा, जब दशम्याम कक्षा में अधीते, जब वे 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। कौन सी? 10वीं कक्षा में। 16 वर्ष की अवस्था में वो कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 10वीं में, यानी कि 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। स्म तदा पितृहीनो जातो अयम शिशु, कि यह जो बच्चा है, ये जो बालक है वो पितृहीन भी हो गया, पिता के हीन भी हो गया, मतलब पिता की भी मृत्यु हो गई। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनकी माता चली गई, और जब 16 वर्ष के थे और 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए बच्चों, प्रसंग देखते हैं। सबसे पहले हम इसका कि प्रस्तुत गद्यांश में तिलक जी के प्रारंभिक जीवन के संघर्षमय होने का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक यानी कि शुरुआती जीवन उनका कितना संघर्षपूर्ण, कष्टपूर्ण था, कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया है, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई गई है। अब चलते हैं हम इसके अनुवाद की तरफ। इसका प्रसंग दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं, ये हमारा प्रसंग हो गया है कि वर्णन किया है। यहाँ आता है हमारा अनुवाद कि इनका बाल्यकाल अत्यंत कष्ट से बीता। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनकी माता परलोक सिधार गई थी, और 16 वर्ष के थे कि जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तब यह पिता से भी विहीन हो गए थे। कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब चलते बच्चों, हमारा यहाँ पर आता है 6ठा पैराग्राफ। कौन सा आता है? पैराग्राफ नंबर 6। अब पैराग्राफ नंबर 6 क्या है? देखिए कि एवं नाना बाधा बाधितो अपि, बाधा बाधितो क्या होता है कि एवं नाना, नाना का मतलब क्या होता है? वो नाना जी वाला नहीं है, यह है अनेक। नाना मतलब अनेक होता है, आप नाना जी समझना। बाधा, बाधा का मतलब क्या होता है? रुकावटे। क्या होता है? रुकावटे। अपि भी, सो अध्ययनम, ना त्यजत, नहीं त्यागा, नहीं त्यागा। ठीक है, कि अध्ययन यानी कि पढ़ाई, या फिर अध्ययन भी बोल सकते हैं, कि ऐसे अनेक बाधाएं आई, अनेक बाधा के ऊपर बाधा आई, रुकावटें आई, संघर्ष हुआ, कुछ भी हुआ। 10 वर्ष के थे, जब 10 वर्ष के थे तब
माता चली गई। 10th क्लास में पढ़ते थे, 16 वर्ष के थे तब उनके पिता चले गए। लेकिन 16 वर्ष की अवस्था में उनको थोड़ा ऐसा था कि पिताजी चले गए लेकिन मुझे पढ़ना है। कुछ बच्चों में नहीं होता है, आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ 2% बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही मटर गश्ती करते रहते हैं। पेरेंट्स बोलते रहते हैं, माता पिता बोलते रहते हैं, बच्चों पढ़ लो, कुछ करो, कर जाओगे, है ना, लेकिन वो समझते ही नहीं है। अब माता पिता उन्हें क्यों बोलते हैं? जो माता पिता सक्षम है, समर्थ हो गए हैं, तो वो तो उनको पता है हमें हमारी जो प्लानिंग है बच्चों की वो क्या है। और जो माता पिता सक्षम नहीं है, जो नहीं पढ़े थे, हो सकता है उन्होंने भी ऐसी गलती की होगी जैसी हम लोग कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हो। इस उम्र में कई बच्चे इधर उधर घूमते फिरते रहते, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, तो आप लोग कर रहे हो, है ना, तो ऐसा उन्होंने भी किया होगा। लेकिन आज क्योंकि समय चला गया है, उनके पास समय वापस लौट कर नहीं आने वाला। मैं आपको हमेशा सभी को यही बात बोलती हूँ कि सबसे अनमोल जो है इस संसार में वो है समय, कि जो लौटकर कभी नहीं आता है। हम वापस से छोटे नहीं बन सकते हैं, या समय हमारे पास नहीं आ सकता है। कि जो भी मिला है समय, उसका सदुपयोग करो, क्योंकि जिस समय आप सदुपयोग कर लोगे, जिस समय का आप यूज़ अच्छा सा कर लोगे, तो आप कोई भी ताकत संसार की ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकती है। आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। तो क्या होता है कि जो माता पिता समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, वे अपने बच्चों को कहते पढ़ो। तो बच्चे सोचते खुद तो पढ़े नहीं, हमें कह रहे। भाई वो खुद नहीं पढ़े, वो पछता रहे हैं। अब वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका समय, एक कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावे क्या होवत है ना, कि अब अगर चिड़िया चुग गई खेत है कि अब आप ध्यान रखोगे तो अब क्या मतलब है, चिड़िया ने तो सारा खेत चुग लिया है, अब बीज उसमें वापस आ नहीं सकते। ऐसे ही जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो गलती ना करे जो हमने की थी। कई लोग हैं जिन्होंने गलतियां की थी, उस समय रहते उन्होंने नहीं शिक्षा ली, नहीं ध्यान दिया, और आज वे पछता रहे, और आज वैसे जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को जैसी वे देना चाहते थे। अब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि वह अशिक्षित है, शिक्षा की कमी है उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं अशिक्षा हमारी बाधा जरूर बनती है, कहीं ना कहीं नहीं, पूरे जीवन में बाधा बनती है, हमें सभ्य लोगों के बीच में खड़ा नहीं करती है। तो इसीलिए आपको भी शिक्षा लेनी चाहिए अपने माता पिता जो अनुभव, क्योंकि हो सकता है पढ़ाई का अनुभव नहीं हो लेकिन जीवन का अनुभव उन्हें जरूर है, इसलिए वो कह रहे हैं कि बच्चों पढ़ो। तो आपको पढ़ना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर भी बाल गंगाधर तिलक ने, उनके माता पिता दोनों नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि, अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने पढ़ाई ध्यान में रखी, पढ़ाई को अनवरत रखा, पढ़ाई को नहीं छोड़ा। तो एवं नाना बाधा बाधीनो अपि, कई बाधाओं के ऊपर बाधा आई, फिर भी सो अध्ययनम, उनका जो अध्ययन था, ना त्यज, उन्होंने नहीं त्यागा। विपद आयु कदापि तस्य धैर्यम चालितुम न शशाक, कि विपद वायु, यहाँ पर क्या है विपद। अब देखिए ये जो शब्द है विपद वायु, इसका मैं थोड़ा सा संधि विच्छेद करती हूँ। यहाँ लिखा है विपद वायु, ठीक है। अब हम इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? विपद क्या होता है? विपत्ति। क्या होती है? विपत्ति प्लस वायु। कि जो विपत्ति की वायु है, एक हवा चलती है जो विपत्तियां लाती है ना। उनके जीवन में विपत्ति आई थी, माता चली गई, पिता चली गए, तो हवा चल रही थी, उनके जीवन में कष्ट आ रहे थे, तो कष्ट की जो हवा चल रही है वो हवा उनके जीवन में चल रही थी कि विपद वायु, कि विपत्ति की जो वायु थी, कदापि कभी भी, तस्य उनके, धैर्यम चालितुम न शशाक, के धैर्य को विचलित नहीं कर सकी। चालितुम ये का मतलब होता है विचलित, कि जो विपत्ति की वायु थी उसने उनके यानी कि लोकमान्य तिलक के धैर्य को कभी भी विचलित नहीं किया। शशाक यानी कि नहीं कर सके। अस्मिन् एव, इसी वर्ष, फिर इसी वर्ष, इसी अस्मिन् एव, इसी ही वर्ष में तेन, उनका प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्ण, प्रवेशिका परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण कर ली, पास कर ली। पर प्रवेशिका परीक्षा किसे बोलते हैं? एंट्रेंस को, है ना। कोई होगी ऐसी परीक्षा जिसमें एंट्रेंस दिया जाता है, और उन्होंने वो भी पास कर लिया। इत्यमस्य जीवनम प्रारंभादेव, ठीक है। इस प्रकार उनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षमय अभवत। प्रारंभ से ही, यहाँ पर एव लिखा हुआ है, प्रारंभात एव यानी कि ही, संघर्षमय अभूत यानी कि संघर्षमय था। क्या है? संघर्षमय था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ इसका अनुवाद से पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग हमारा होगा पूर्ववत। कैसा होगा? पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब नहीं है कि पहला वाला, हमारा ये पैराग्राफ कौन सा? 6,
तो आपका 5 वाला, अगर 5 में प्रसंग लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं एक बार, 5 में प्रसंग है तो यही प्रसंग हमारा चलेगा किसमें, 6 वाले में, तो पूर्ववत वाला प्रसंग हमारा चलेगा। अब करते हैं हम इसका अनुवाद कि इस प्रकार अनेक बाधाओं के आने पर भी उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा। विपत्ति रूपी वायु कभी उनके धैर्य को नहीं डिगा सकी, यानी विचलित नहीं कर सकी। डिगाना और विचलित करना एक ही बात है। इसी वर्ष उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की और इस प्रकार इनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षपूर्ण था। आगे चलते बच्चों, पैराग्राफ नंबर 7 के पहले यहाँ पर हमारे पास शब्दार्थ आ चुके हैं, तो पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं कि कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है तेज बुद्धि वाला, सर्वतो अग्रणी सबसे आगे, सर्वतो अग्रणी का मतलब होता है सर्व यानी सबसे, अग्रणी यानी आगे। पट्टी काया क्या होती है, स्लेट, आप जानते हो स्लेट ब्लैक कलर की होती थी, पहले हम स्लेट पर ही लिखते थे सबसे पहले। आजकल तो बच्चे जानते ही नहीं है, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि स्लेट क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन हमें तो पता है कि स्लेट क्या होती है, तो उसे बोलते हैं पट्टी यानी स्लेट पर। लेखितुम आदेश, लिखने का आदेश दिया या आज्ञा दी। मुखनेरेवोत्तरम, मुख से ही उत्तर दिया। नूतनम, श्लोक निर्माण शक्ति, नए श्लोक बनाने की शक्ति, नए श्लोक निर्माण की शक्ति प्रादर्शयत, प्रदर्शित की। अब चलते हैं यहाँ पर हम इसका पैराग्राफ करते हैं कि बाल्यकाला देवायम पठने, बाल्यकाल बचपन से, इस बचपन को पूरे को बाल्यकाल कह सकते हैं। बाल्यकालात वयम पठने, पठने यानी पढ़ने में, अयम, अयम का मतलब क्या होगा, यह, पढ़ने में, पढ़ने, पठने यानी पढ़ने में। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि, तेज बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि किसे बोलते हैं, जो एक्सीलेंट बच्चे होते हैं ना, जिनका IQ लेवल जो होता है वो 135 या 140 के ऊपर होता है, उनको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि वाला, प्रतिभाशाली बालक बोल सकते हैं आप, है ना। स्वकक्षायांच सर्वतो अग्रणीर आसीत। अब क्या है कि बचपन से ही यह पढ़ने में तेज बुद्धि वाले थे और वे अपनी कक्षा में और अपनी कक्षा में सर्वतो सबसे आगे थे, सबसे आगे थे। सर्वतो अग्रणी का मतलब आगे थे, आसीत यानी थे, ठीक है। संस्कृत गणिते तस्य विषय प्रिय विषयो आस्ताम, संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। संस्कृत और गणित में बहुत इंटेलिजेंट थे, संस्कृत में और गणित में। छात्रावस्थायाम, छात्र की अवस्था में, तदा अध्यापक कि जब वे छात्र थे तब अध्यापक गणितस्य प्रश्नं पट्टिकाया लेखितुम आदिशत तदा ते कथयति स्म, कि छात्र काल में ही उन्होंने उनको, जब छात्र थे, छात्र अवस्था में थे, तब अध्यापक ने गणित के प्रश्न को पट्टिकाया स्लेट पर लिखने का आदेश दिया। तदा, तब, यहाँ लिखने का आदेश दिया, लिखने का आदेश दिया। तब, तदा यानी तद, से कथयति उन्होंने कहा, क्या कहा, स्म क्या कहा, देखिए आगे देखिए प्रसंग आ गया हमारा इसका कि प्रस्तुत गद्यांश में तिलक जी के कुशाग्र बुद्धि होने का वर्णन किया गया है। अनुवाद है कि बचपन से ये पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तेज बुद्धि भी हम साधारण भाषा में लिख रहे हैं इसलिए मैंने आपको तेज बुद्धि बताया है कि तेज बुद्धि और अपनी कक्षा में सबसे आगे थे। संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। छात्रावस्था में जब अध्यापक ने इन्हें गणित के प्रश्न पट्टी पर लिखने के लिए आज्ञा दी तब वे कहते हैं कि स्लेट पर लिखने से क्या लाभ, कि स्लेट पर लिखने से क्या लाभ है। गणित का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही किसी टीचर को बता सकते हो। आपको क्वेश्चन दे दिया है तो आप उसका आंसर कैसे बताओगे, वर्बली बताओगे, बिल्कुल मतलब मौखिक रूप से बताओगे। बता सकते हैं कि आप लोग के पूरा मेथड किस प्रकार से होगा, इसका आंसर कैसे आएगा, क्योंकि उसके लिए हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैथ्स का तो यही रूल है कि हम उसको रट रटा के नहीं बता सकते, हमें वो क्वेश्चन किसी मेथड से सॉल्व करना होगा तब हम उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, नंबर 8 का पैराग्राफ आता है हमारा और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है क्योंकि आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि मुखेने वो तरम वदिष्यामि, मुखेने मुख से ही बोलकर कहूंगा,
उन्होंने कहा, किन्होंने, तिलक महोदय ने, कि जब उन्हें टीचर ने कहा कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में पढ़ रहे थे, तो उनसे कहा कि भाई एक जो मैथ्स का क्वेश्चन है और स्लेट पर इसे हल करके बताइए। पहले पेज वगैरह कॉपियाँ बहुत कम चलती थी, स्लेट पर ही एग्जाम होते थे, स्लेट पर ही सारे काम होते थे, तो स्लेट पर करके बताइए। तो तिलक महोदय कहते हैं कि स्लेट पे लिखने से क्या लाभ है, मैं मुख से ही बोल के बता दूंगा आपको। इतने कुशाग्र बुद्धि के, इतने प्रतिभाशाली, इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे वो, ठीक है। तो वे कह रहे हैं कि मुख से ही बोलकर कहूंगा, सगणितस्य कठिन प्रश्नानां मौखिक मेवो उत्तरम वदता। वो गणित के कठिन प्रश्नों को भी मौखिक रूप से ही उत्तर दे देते थे। परीक्षायाम पूर्व, परीक्षा के पूर्व, परीक्षा से पूर्व, पहले, परीक्षा से पहले, क्लिष्ट प्रश्नानाम, कठिन प्रश्नों का, कठिन प्रश्नों का समाधानम अकरोत्, हल कर देते थे, प्रश्नों को हल करते थे। कौन, तिलक महोदय। इतने मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। 10वें वर्षेभ्य शिशु, 10 वर्ष का शिशु, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा की, नूतन, संस्कृत भाषा में नए, नूतन यानी नए, श्लोक निर्माण शक्ति, नए श्लोक निर्माण की शक्ति पारदर्शित, शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते, ठीक है। क्या है कि मुख से ही उत्तर बोलकर कह दूंगा, और वे गणित के कठिन प्रश्नों को मौखिक रूप से ऐसे ही बोलकर हल कर देते थे। परीक्षा में, परीक्षा से पहले जो कठिन प्रश्न होते थे उनको हल कर देते थे। और 10 वर्ष के ये जो शिशु है, संस्कृत भाषा में 10 वर्ष की अवस्था में नए नए श्लोक का निर्माण करने की शक्ति प्रदर्शित करते थे, कि मैं नए नए श्लोक का निर्माण कर सकता हूँ, मतलब अपने आप से संस्कृत भाषा में, क्योंकि संस्कृत और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे ही वर्बली हल कर देते थे और संस्कृत भाषा में नए नए श्लोक का निर्माण करते थे, ठीक है। तो ऐसे प्रतिभाशाली बालक थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक। अब वे कहते हैं कि मैं मौखिक ही उत्तर बता दूंगा। वह गणित के कठिन प्रश्नों का मौखिक ही उत्तर बता देते थे। परीक्षा में वे पहले कठिन प्रश्नों को हल करते थे और 10वें वर्ष में इस बालक ने संस्कृत में नए श्लोक रचने की शक्ति प्रदर्शित कर दी थी। 10वें वर्ष में, 10 वर्ष की अवस्था में। तो ये है बच्चों आज हमारा यहाँ तक का लोकमान्य तिलक चैप्टर का अनुवाद, क्योंकि आज हम यहीं तक अनुवाद करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी और हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। तो संस्कृत थोड़ी पढ़ेंगे, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा यहीं तक लेक्चर हुआ है। अगला जो पार्ट है, इसके बाद वाले जितना भी चैप्टर बचा हुआ है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो वेट करिए तब तक के लिए। तो तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। नई क्लास लेकर फिर से हाजिर होती हूँ। थैंक यू।